गुड मॉर्निंग। आज अपनी सब्जेक्ट है जनरल फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट पार्ट 3 सेमेस्टर फर्स्ट। इसका टॉपिक है बैक्टीरियल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी प्लांट। तो इससे दो चैप्टर हैं जो मैं उनसे करवाऊंगा, सॉइल संबंधित और एक प्लांट संबंधित। और वाटर अवेलेबिलिटी, सॉइल टेम्परेचर और लास्ट है सॉइल पीएच। अब इनके को डिस्क्राइब है पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे सॉइल रिलेटेड फैक्टर, तो इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। प्लांट जिस मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिस मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, पौधे भी अधिक मात्रा में ऑब्जर्व करते हैं। और जिस मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, प्लांट भी कम मात्रा में ऑब्जर्व करती है, नहीं कर पाती, उनकी कमी मृदा में हो जाती है। कई मृदा है जैसे तराई जिनकी कमी होती है और सैंडी सॉइल वगैरह है, तो जिनमें ह्यूमस वगैरह की कमी रहती है, प्लांट नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। फिर नंबर 2, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। जिस मृदा की फिजिकल कंडीशन अच्छी होती है, उसमें पोषक तत्वों की ऑब्जर्व करने की क्षमता अधिक होती है। जिस मृदा या खेत में नीचे कड़ी लेयर होती है, कड़ी परत होती है, तो उसमें जड़ें वगैरह होती है, उनका विकास नहीं हो पाता, पोषक तत्वों की मात्रा खेत से नहीं ऑब्जर्व कर पाती है प्लांट। या खेत में डेरे होने पर या मृदा शुष्क होने पर प्लांट क्या है, पोषक तत्वों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, तो इसकी वृद्धि प्रभावित हो जाती है। अगला पॉइंट है वाटर। वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट। पोषक तत्वों का आवागमन, जितने भी पोषक तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं वो पानी के द्वारा या वाटर के द्वारा, वाटर के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अगर मृदा में पानी की मात्रा कम है तो पोषक तत्वों की मात्रा भी कम ही पहुंचेगी। अगर पानी की मात्रा अधिक है, अगर वाटर की मात्रा अधिक है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण प्लांट को पोषक तत्वों की मात्रा नहीं मिलेगी और प्लांट का धीरे धीरे वृद्धि करना कम कर देगा और खत्म हो जाएगा। इसलिए जितनी ही आवश्यक है खेत में, उतना ही पानी देना चाहिए जिससे नमी बनी रहे। ज्यादा देने से क्या है, पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है और अनावश्यक पोषक तत्व मृदा की सतह को खराब कर देते हैं, जिससे फलस्वरूप क्या है, कई प्रकार के खराब पोषक तत्व वगैरह होते हैं, जिससे मृदा खराब हो जाती है, नमी क्षारीय हो जाती है, तो मृदा धीरे धीरे खराब हो जाती जाना से। टेम्परेचर,
टेम्परेचर भी पौधों की क्रियाओं के लिए आवश्यक है। अगर कम टेम्परेचर होने पर पौधे क्या है, प्लांट फसलें वृद्धि नहीं कर पाती हैं। 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम होने पर अवशोषण दर प्लांट की कम हो जाती है और क्रॉपों में कई वृद्धि प्रभावित होने लगती है। इसके बाद पीएच, पीएच सॉइल पीएच सॉइल पीएच क्या पोषक तत्वों के आवागमन पर या उस पर पीएच पर निर्भर करते हैं। जिस मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस अवशोषक दर अम्लीय दिशा में अधिक होती है, प्रबल अम्लीय में, और धनायनों का तथा चारी माध्यम से अधिक होता है, तो ये तत्व अपने कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता, मृदा की भौतिक दिशा, जल की प्रायिकता, टेम्परेचर और पीएच। पीएच का मतलब ये होता है मृदा में पोषक तत्व अधिक होते हैं तभी अवजर होते हैं, पीएच पर निर्भर करते हैं। क्षारीय में माध्यम अधिक होते हैं, अम्लीय में कम। फिर प्लांट संबंधी कारक, प्लांट संबंधित कारक, प्लांट संबंधित कारक में पहले जड़ तत्व का स्वाभाविक विस्तार, जड़ तंत्र का स्वभाव एवं विस्तार, जड़ तंत्र का स्वभाव एवं विस्तार, पौधे द्वारा मृदा के कणों से जितने जड़ संपर्क होगी उसके पोषक तत्वों का अवशोषित करने की क्षमता अधिक होगी। उसकी आकार पर निर्भर करता है, जड़ों की घूमों की संख्या, उसकी गहराई, उसकी डीप्थ आदि पर संख्या पर निर्भर करता है। जड़ तंत्र का स्वाभाविक विस्तार, तो जिस पौधे जितने भी सॉइल या कणों के मृदा कणों के संपर्क में रहती है जल के माध्यम से, तो उसके प्लांट को न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने की क्षमता क्या है, अधिक होती है, और जड़ों की आकार की विस्तार और मूल की संख्या पर निर्भर रहता है। उसके बाद है नंबर 2, जड़ पृष्ठ पर आयनों का आयन पूर्ण, आयन पूर्ण में स्थानों की संख्या, मृदा सरफेस पर आयन विनिमयों का स्थानों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जो मृदा सरफेस होती है जिसमें न्यूट्रिएंट विनिमय होता है स्थानों से
अवशोषण में प्रभावित करती है। ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मोनोकोट और डाइकोट दोनों पर निर्भर करता है। द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री पौधे मूल पृष्ठ के आयन की क्षमता और आयन स्थान एक बीजपत्री पौधे की अपेक्षा अधिक होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे कैल्शियम की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। अब ये जो प्लांट नंबर 3, ये जो प्लांट इसमें क्या होता है, प्लांट की आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने की क्षमता अधिक हो जाती है। जो यंग पौधे होते हैं या जो यंग पौधे होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने की क्षमता अधिक होती है। जो आयु बढ़ने के साथ साथ प्लांट की चालू नहीं किया। ये जो प्लांट आयु बढ़ने के साथ साथ जड़ों की अवशोषण क्षमता कम हो जाती है। जैसे यंग पौधे होते हैं तो वो प्लांट से जमीन से अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट का क्या है, अब्जॉर्ब करते हैं यानी अवशोषित करते हैं। उनकी अवशोषण क्षमता अधिक होती है। जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ती जाती है तो प्लांट को अवशोषण क्षमता उसकी कम हो जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ने के साथ प्लांट की अब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कम होने पर पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर कम होने पर पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता है, क्योंकि पौधे द्वारा जल में घुले हुए आयनों का अवशोषण कर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्रिया का संचालन करते हैं। शोषण दर इसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। सक्रिय आवश्यक अवशोषकों के लिए अपापचय क्रिया मेटाबॉलिक क्रियाओं के शर्करा ऑक्सीजन आदि प्राप्त होती है। इस क्रिया की दर कम होने पर पोषक तत्वों का अवशोषण यानी शोषण क्रिया की दर भी कम होने पर क्या होता है, रेस्पायरेशन क्रिया की दर कम होने पर भी पोषक तत्वों का अवशोषण कम मात्रा में होता है और इसकी दर उचित होने पर पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक होता है या सही मात्रा में होता है। तो ये थे अपने फैक्टर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी यानी पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले कारक प्लांट संबंधी। तो इसमें पहले पढ़ी थी मृदा संबंधी कारक, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, फिजिकल कंडीशन, वाटर अवेलेबिलिटी, सॉइल
टेम्परेचर, सॉइल पीएच, फिर प्लांट संबंधी कारक था। रिलेटेड फैक्टर, प्लांट रिलेटेड फैक्टर ये पढ़े थे। उसमें था जड़ तंत्र का स्वभाव विस्तार, जड़ पृष्ठ पर आयन के स्थानों की संख्या, प्लांट एज, ट्रांसपायरेशन एंड वाष्पोत्सर्जन, रेस्पायरेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी में वो अपना एवोल्यूशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। सॉइल फर्टिलिटी इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम केमिकल मेथड। प्लांट एनालिसिस और केमिकल एनालिसिस दो होती है, तो पहले केमिकल पढ़ेंगे, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड इसमें रहती है, पहले सॉइल एनालिसिस करेंगे हमारे लोग। सॉइल एनालिसिस मृदा परीक्षण में अपन क्या पोषक तत्वों की मात्रा का तभी ज्ञान होगा जब सॉइल का क्या है, सॉइल टेस्ट करेंगे किस पोषक तत्व की मृदा में कमी है। इसके लिए अपन खेत में मृदा का क्या है सैंपल लेंगे, सैंपल के माध्यम से अपनी फसल में किस न्यूट्रिएंट की कमी है उसका क्या है पता चलेगा। तो इसका उद्देश्य, मृदा परीक्षण के क्या उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ सॉइल टेस्टिंग। तो इसके उद्देश्य मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा का क्या है सही निर्धारण, पोषक तत्वों की मात्रा का सही निर्धारण जो पोषक तत्वों की मात्रा का सही निर्धारण कब होगा, जब हम मृदा सॉइल टेस्ट करेंगे। नंबर 2, मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा का ज्ञान हो जाती है। नंबर 3, कितना उर्वरक खेत में देना है, कितना उर्वरक खेत में देना है उसका भी मात्रा कितनी डालनी है उसकी भी उनको ज्ञात हो जाती है किससे, सॉइल टेस्ट से। और कौन सा उर्वरक देना है, किस पोषक तत्व की कमी को सही अनुमान इससे प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है इसमें टोटल एनालिसिस।
यानी कुल विश्लेषण। इसमें क्या होता है कि मृदा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गुण क्या है, किस पोषक तत्व की कमी है उसको गुण क्या लैबोरेटरी में ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे कि सॉइल सैंपल लेते हैं कुल विश्लेषण से पहले। तो सॉइल सैंपल लेने के लिए खेत के चारों तरफ से नहरों को कुछ स्थान छोड़कर मृदा की 500 ग्राम की मात्रा लेते हैं, एक बीज से लेते हैं, इनको मिला के नहीं प्लस में काट देते हैं। 500 ग्राम के लिए 500 ग्राम होने पर क्या है सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी में भेज दिए जाते हैं। और इसके लिए कई सावधानियां भी हैं। तो इसके लिए छायादार स्थान से सॉइल सैंपल नहीं लेते हैं, और जहाँ फर्टिलाइजर वगैरह पड़ा होता है वहाँ से सॉइल सैंपल नहीं लेते हैं, नहरों से नहीं लेते हैं, और जहाँ पुरानी मिट्टी होती है वहाँ से नहीं लेते हैं, जहाँ पर मतलब उर्वरक वगैरह या खाद वहाँ से नहीं लेते हैं, और जहाँ पर ऐसी जगह से लेना चाहिए जहाँ पर मतलब जुताई वगैरह सामान होती हो और हो सकता है खेती वगैरह करते हो वहाँ से, जिससे क्या है कि जो पोषक तत्वों की मात्रा की सही जानकारी उनको प्राप्त हो जाती है। तो ये सब अब अपने टॉपिक पर आते हैं। पोषक तत्वों का निर्धारण, इसमें ये पोषक तत्वों का निर्धारण कैसे करेंगे। निर्धारण, पोषक तत्वों के निर्धारण के लिए क्या काम करेंगे कि अपन मृदा के नमूने लेंगे खेत में खुरपी की सहायता से या उसकी सहायता से अपन सॉइल सैंपल लेंगे। सॉइल सैंपल के लिए अपन कितने सेंटीमीटर का 9 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर लेते हैं, नमूने लेते हैं, उसको फिर उसमें भरकर पॉलीथीन में भरकर नाम, फार्मर का नाम, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखकर लैबोरेटरी के लिए भेज देते। कितनी 500 ग्राम की, ठीक है। तो ये हो गया। अब विश्लेषण, इसमें मेन चीज इसमें से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं विश्लेषण यानी एनालिसिस। किस पोषक तत्व की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात होती है। तो नाइट्रोजन कार्बन पदार्थ की मात्रा, एवं मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा 40% में विधि, और कार्बन पदार्थ की मात्रा बाल्टी एंड ब्लैक रखा चल रहा है।
माल्टे एंड और ब्लैक। ब्लैक की आयतानात्मक विधि तो नाइट्रोजन की मात्रा कार्बन पदार्थ की मात्रा किससे ज्ञात करते हैं? नाइट्रोजन की मात्रा चार्ली क्वाड्रेंट विधि से और नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थ की मात्रा बाल्टियन ब्लैक मेथड एंड टाइट्रेशन करते हैं इसमें। इससे इसमें कई सारे मेथडों के द्वारा करते हैं, यूनिट की सहायता से करते हैं इसको प्रैक्टिकल इसको बता रहे हैं। उसके बाद है फास्फोरस की मात्रा। जो फास्फोरस की मात्रा का निर्धारण करते हैं ओल्सन विधि से। इससे ओल्सन विधि की सहायता से इसमें हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? फ्लैम फोटोमीटर, फ्लैम फोटोमीटर नहीं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से ज्ञात। और फास्फोरस की मात्रा किससे ज्ञात करते हैं? ओल्सन मेथड से निकालते हैं और इसमें जरूरत पड़ती है हमको किसकी? स्पेक्ट्रोमीटर की। पोटास की मात्रा मृदा पोटास की मात्रा के निर्धारण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? फ्लैम फोटोमीटर। इसके लिए अमोनियम एसीटेट का घोल होना चाहिए और KCl। पीएच के द्वारा मृदा का पीएच मान ज्ञात किया जाता है। पीएच मान ज्ञात किया जाता है कि मृदा अम्लीय है कि लवणीय है कि क्षारीय है, इसमें ये पीएच बताता है। फिर EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसके द्वारा मृदा की विद्युत चालकता ज्ञात की जाती है। इसमें से एक पूछता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पीएच, EC के किसकी सहायता से कौन से, कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा आपकी किससे की जाती है? AAS से, ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोमीटर, AAS से। AAS की सहायता से माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा मृदा से ज्ञात